नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो जो है यहाँ पे, क्योंकि इंडो कनाडा जो अभी रिलेशन है वो बहुत ही खराब लेवल पे जा चुका है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और किसका पलड़ा भारी है, क्या-क्या चीज़ें होने वाली है और कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं ग्लोबल मैप में, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया यहाँ पे है और इन जो कनाडा है वो यहाँ पे है। सो बहुत ही दूर है, बहुत ही हज़ारों-हज़ारों मील दूर है, बीच में समुंदर है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कनाडा इटसेल्फ इज़ अ वेरी लो पॉपुलेटेड कंट्री। अगर उसका लैंड मास जो है, इट इज़ दी आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे अलास्का जो है वो यूएस का पार्ट है। अलास्का को रशिया ने बेच दिया था यूएस को। और अलास्का में बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है मिलते हैं। कनाडा में अगर हम देखते हैं, सो कनाडा में विनिपेग हो गया। विनिपेग में फिर से जो है दूसरे एक बंदे की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। फिर एडमंटन है, कैलगरी है, वैंकूवर है, ब्रिटिश कोलंबिया है और सेस्क्वेचुआन समथिंग कुछ बोलते हैं, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक। सो क्यूबेक में आपका डेफिनेटली आपको पता होगा, क्यूबेक में एक आपका बहुत दिनों से एक मूवमेंट चल रहा है, जैसे खालिस्तान मूवमेंट, उसी तरीके से आपका क्यूबेक में भी मूवमेंट चल रहा है। तो वहाँ पे वो सेपरेट क्यूबेक का मूवमेंट चला रहे हैं। सो इसलिए आप देखोगे क्यूबेक के मतलब जितने भी कनाडा के प्रेसिडेंट होते हैं, कनाडा के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस होते हैं, दे हैव टू नो टू लैंग्वेजेस, दैट इज वन इज फ्रेंच, अनदर वन इज इंग्लिश। तो दोनों को वो लैंग्वेज जानना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। सो मॉन्ट्रियल हो गया, टोरंटो हो गया, टोरंटो इस जगह पे है, फिर पास में न्यूयॉर्क है। सो ये टिपिकली बोल सकते हैं कि आपका नॉर्थ पोल के पास में है, आर्कटिक ओशन यहाँ पे है, नॉर्थ पोल के पास में है, तो बहुत ही ठंडा जगह है। सो इस जगह पे अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफिकली मेन इट इज अटैच टू यूएस एंड जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हो ना, टिम्बर जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है। और कनाडा का जो इकोनॉमी है टिपिकली अभी अगर हम देखें तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। वो क्या टिम्बर हो गया, वो आपका फॉर एग्जांपल लिथियम हो गया, बहुत सारे आपके मिनरल्स हो गए, वो मिलते हैं वहाँ पे। फ्यूल भी है, टिम्बर है, ये सारा चीज़ जो टिपिकली जिसके लिए आपका अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसी की वजह से मतलब वही चीज़ आपका यहाँ पे भी मिलता है। कनाडा उसको एक्सपोर्ट करता है और अफ्रीका को उसके वजह से आपका कब्जा कर लिया गया था। इसलिए जैसे आपने ब्लड डायमंड नाम सुना होगा, डायमंड, गोल्ड, फिर आपका बहुत सारे टिम्बर, ये सारी चीज़ें जो है आपका अफ्रीका से एक्सट्रैक्ट करके जो गोरे लोग हैं वो ले जाते थे। बेल्जियम में भी बहुत सारे मिलियन लोगों का मर्डर किया गया था, हाथ काट दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। स्लेवरी लोगों का मतलब, आदमी जितना दिन जिंदा रहेगा वो एक दूसरे को मारता ही रहेगा, क्योंकि लोगों को चाहिए पावर, ग्रीड, जैसे बोलते हैं ना, ग्रीड, फिर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो अभी हम उसके बारे में, वायलेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पॉलिटिक्स प्ले आउट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी, उसका इंटरनल इकोनॉमी क्या है, हमारा इकोनॉमी क्या है, हम एक दूसरे के साथ किस तरीके का ट्रेड करते हैं। अगर ट्रेड जो है वो कट ऑफ हो जाता है तो किसका नफा नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो का। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया, मतलब इंडिया क्या भेजता है और कनाडा हमें क्या भेजता है। सो कैनेडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो क्या इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, आपका बॉयलर्स, मैकेनिकल अप्लायंसेस, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, पर्ल्स, प्रेशियस मेटल्स, डायमंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, वूवन अपैरल्स, मतलब वो यहाँ से कपड़ा जो है आपका, जैसे बांग्लादेश से आपका एक्सपोर्ट होता है ना कपड़ा, उसी तरीके से इंडिया भी जो है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आपका कपड़ा बनाया जाता है और वो आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली आपको पता ही है। और आपको और एक चीज़ जानना पड़ेगा कि कनाडा में हेल्थ केयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी अगर आप बीमार होते हैं, आपका हॉस्पिटल कॉस्ट, दवाई का कॉस्ट, सारा कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट बियर करेगा। सो ये एक एडवांटेज है। तो फिर जैसे आपको पता है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर, तो इंडिया से वो जाता है। टेक्सटाइल, मेनली जैसे आपको समझ में आ रहा है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और डायमंड, ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ से आपको मोटा मोटा चीज़ समझ में आ जाता है। और कनाडा हमें क्या एक्सपोर्ट करता है, कनाडा हमें एक्सपोर्ट करता है जैसे सब्जी, फिर खाने का सामान, जैसे एडिबल वेजिटेबल्स, रूट एंड ट्यूबर्स। ठीक है, और आपका पर्ल्स, प्रेशियस मेटल वहाँ से कच्चा आता है, यहाँ से आपका प्रोसेस होकर वहाँ पे चला जाता है। फर्टिलाइजर का जो है मतलब पोटैश, ये सारी चीज़ें जो है, और जैसे हमने बताया कि माइंस, मतलब रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। पेपर, पेपर बोर्ड, मिनरल एंड बॉयलर, वुड पल्प एंड पेपर बोर्ड, स्क्रैप, इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट। सो ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ पे मतलब लेन देन का उतना कुछ नहीं है जितना हमारा यूएस के साथ है। जैसे यूएस को हम बहुत ज़्यादा जो है आईटी इंडस्ट्री का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारा आपका बोल सकते हो कि आम जो है हम वहाँ पे बेचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, मतलब इंडिया और फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, बहुत ही बिलियन बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया और यूएस का, और इंडिया और यूरोप का भी होता है। बट कनाडा के साथ, क्योंकि कनाडा का पॉपुलेशन ही आपका 4 मिलियन है, जो आई थिंक दिल्ली से भी कम है। 4 मिलियन पॉपुलेशन दिल्ली में, दिल्ली में तो 1 करोड़ लोग रहते हैं ना। सो 10 मिलियन पॉपुलेशन तो दिल्ली और एनसीआर रीजन में ही होगा।
सो दिल्ली एनसीआर पॉपुलेशन देखते हैं, एनसीआर पॉपुलेशन, एनसीआर का पॉपुलेशन कितना, 71 मिलियन है। तो आपका एनसीआर का पॉपुलेशन जो है वो आपका मतलब कनाडा के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। पॉपुलेशन कनाडा का पॉपुलेशन 3.38 मिलियन है, एनसीआर का पॉपुलेशन 71 मिलियन है। सो आप सोचो, तो वहाँ पे लोग कम हैं तो फिर कंजम्पशन, इतना भयानक बड़ा देश है उसमें आपका 38 मिलियन लोग रहते हैं। सो उसका जो कंजम्पशन है डेफिनेटली, मतलब पर कैपिटल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है बट पॉपुलेशन बहुत कम है। सो ये तो हो गया, ज्योग्राफी हमने समझ लिया, पॉपुलेशन हमने समझ लिया। अभी हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो इनफ्लो होता है या एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपको मैं बार बार बताता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है आपका वेस्टर्न बेल्ट में ही आपका पैसा आता है। वेस्टर्न बेल्ट एज इन गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तीनों स्टेट ही मैक्सिमम जो है आपका एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक तो है कि यहाँ पे पोर्ट आपको मिल जाता है, फिर आपका अरेबियन जो मतलब अरेबियन सी में आपका जो है पोर्ट मिल जाता है। गुजरात में बहुत सारे पोर्ट है, महाराष्ट्र में पोर्ट है, कर्नाटका में पोर्ट है। फिर ईस्ट साइड जो है ये हमेशा आपका इग्नोर किया गया है, पहले भी होता था अभी भी होता है। यहाँ पे अब वेस्ट बंगाल में $1 बिलियन एफडीआई है, विच इज़ वेरी गुड। फिर उड़ीसा में कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, आपका बिहार में कुछ नहीं है, ठीक है, सिक्किम में भी कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ है ही नहीं। सो इस तरीके से जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड अगर हम देखें सो एफडीआई में आपको यहाँ पे क्लियर क्लियर चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज होती हैं वो आपका बोल सकते हैं कि टैक्स हेवन के माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं। इवन कनेडियन फंड्स होते हैं या बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो आपका डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल कनाडा बेस्ड कंपनी होगा तो वो आयरलैंड के माध्यम से आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, वो आपका मॉरिशस के माध्यम से इन्वेस्ट करेगा, केमैन आइलैंड सिंगापुर के माध्यम से इन्वेस्ट करेगा। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। साइप्रस, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, साइप्रस हो गया, जर्मनी हो गया, जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, जैसे मैं दिखा देता हूँ, मॉरिशस, सिंगापुर, फिर आपका साइप्रस और केमन आइलैंड, ये सारे जो है टैक्स हेवन है। यहाँ पे आपको टैक्सेस जो है बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू योर होम लैंड या होम कंट्री। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं, यहाँ पे हांगकॉन्ग जो है, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक एंटिटी खोल लेते हैं, कंपनी खोल लेते हैं, उसके माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं, वो फनल करते हैं, डायरेक्टली वो इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए आप देखोगे कि आपका सिंगापुर से $17,000 मिलियन आपका इन्वेस्ट किया गया है इंडिया में। मॉरिशस में भी वही है, यूएस जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, 6,000 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट किया, यूए ने इन्वेस्ट किया। सऊदी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। सो सऊदी के जो प्रिंस है MBS मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया में G20 में आके मीटिंग किया था, एंड दे हैव said that they will be investing $50 billion in India। तो ये सारे जो है सॉवरेन फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कतर जो है इन्वेस्ट कर रहा है, कुवैत भी जो है डेफिनेटली दे विल बी इन्फ्लुएंस एंड दे विल बी कन्विंस्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया में जो है पैसा चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, जो बिजनेस ओनर्स है उनके पास भी पैसा नहीं है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो पैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा छापोगे तो फिर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका जो करेंसी है उसका वैल्यू कम होगा, वो तो आप नहीं कर सकते, धड़ल्ले से पैसा छाप नहीं सकते, तो आपको कहीं ना कहीं से कैपिटल जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। सो कैपिटल जब आप अरेंज करते हैं तो कैपिटल किसके पास है, टिपिकली हम अगर देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में घोड़े के पास पैसा है। घोड़ा मतलब व्हाइट मैन, घोड़ा चमड़ा वाला। तो वो घोड़ा चमड़ा कहाँ रहता है, या घोड़ा घोड़ा आदमी कहाँ रहता है, घोड़ा आदमी आपका यूएस में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कॉकेशियन जिसको बोलते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबसे बड़ा जो जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश स्लेव्स थे, ब्रिटिश कॉलोनीज थे, तो उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ से डेफिनेटली इंडिया को अभी बाहर आ जाना चाहिए। सो कॉमनवेल्थ का किसका था, ब्रिटेन का था। ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसकी रानी जो थी वो भी गोरे है। सो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेल्जियम हो गया जिन्होंने बहुत ही मारकाट मचाया है, डच जो है जिन्होंने बहुत ही मारकाट मचाया, पोर्तुगीज, स्पेनिश जिन्होंने कॉन्केस्ट किया है लोगों को, मतलब जस्ट मतलब सब्जी मूली जैसा, मतलब गाजर मूली जैसा काटा है। और वहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने आपका जो है लोगों को कॉलोनाइज किया था, कब्जा किया था, उनका वेल्थ जो है ट्रांसफर किया था। तो इसलिए पैसा अगर हम ओवरऑल देखें तो उनके पास ही पैसा है। बट अभी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल चेंजिंग नैरेटिव एंड द वे दैट, अगर हम बॉटम लाइन में देखें, जितने भी सारे बिजनेस में, जितने भी सारे सक्सेसफुल या जितने भी सारे रिच नेशंस हैं, रिच पीपल हैं, वहां पे आप देखोगे वो किसी ना किसी एनर्जी सोर्स के माध्यम से ही पैसा कमाते हैं। आईटी तो ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम गल्फ को अगर देखें, गल्फ का पैसे का मूल स्रोत क्या है, फ्यूल है। उनके पास क्रूड ऑयल का रिजर्व्स हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। दे आर उनका जो जीडीपी है बहुत ही, मतलब इवन दे हैव मोर जीडीपी देन अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। फिर अगर हम देखें रशिया के पास, रशिया अभी सर्वाइव किस तरीके से कर पा रहे हैं, बिकॉज रशिया हैज इट्स ओन ऑयल।
वेनेजुएला, उसके ऊपर इतना एम्बार्गो हुआ है, वहाँ पे आपका कू हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट वेनेजुएला सर्वाइव कैसे कर रहा है? बिकॉज दे हैव देयर ओन ऑयल। अफ्रीका में भी बहुत सारी जगह पे, नाइजीरिया में ऑयल है, फिर आपका बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ऑयल है। लिबिया में ऑयल है, सीरिया में ऑयल है, ईरान में ऑयल है, ईरान में गैस है, इराक में ऑयल है, सीरिया में ऑयल है, तो हर जगह पे ऑयल है। और यहाँ पे अब हमेशा चाहते हैं कि बाई हुक और बाई क्रुक हम जो है उस ऑयल रिसोर्सेज को अगर अपना कब्जा कर पाते हैं तो फिर देन वी विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। यूएस के पास भी ऑयल है, यूएस के अंदर भी बहुत सारे ऑयल फील्ड्स हैं जिसको वो एक्सप्लोर नहीं करते, जिसको वो रिजर्व करके रख रहे हैं। जब पूरा दुनिया का खत्म हो जाएगा तब अपना जो है तेल हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कनाडा में भी फ्यूल है, पर इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपना फ्यूल रिसोर्सेज यानी डिब्बा या कुछ जगह को छोड़ के, हमारे पास महाराष्ट्र में भी जो ट्रॉम्बे है उस एरिया को छोड़ के हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। राजस्थान में कुछ ऑयल रिजर्व्स मिले हैं जहाँ पे केन काम करता है। केन जो है आपका वेदांता का कंपनी है। तो कुछ कुछ जगह पे ऊपर वो जो प्यास है, इंडिया की जो प्यास है उसको वो कवर नहीं कर सकते। सो ओवरऑल अगर हम देखें, द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आर दोज कंट्रीज जो somehow और दी अदर एनर्जी रिसोर्सेज को आइदर ओन करते हैं या एनर्जी रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। इसलिए आप लीडिंग जितने भी कंट्रीज हैं, अगर आप देखोगे डेवलप कंट्रीज में, अगर हम देखें फ्रांस हो गया, फ्रांस का बहुत सारा अफ्रीकन स्टेट्स में, अफ्रीकन कंट्रीज में कंट्रोल है। पहले फ्रेंच कॉलोनीज थे, इसलिए कहते हैं ना फ्रेंकोफाइल। फ्रेंकोफाइल मतलब क्या है? फ्रेंकोफाइल कंट्रीज इन अफ्रीका में, यानी जहाँ पे सिर्फ फ्रेंच ही बोला जाता है। एंड वहाँ पे उनका कंट्रोल है। बेल्जियन जो है उनका भी कंट्रोल है, बट बेल्जियन का भी उतना एक्टिविटी सुनने को नहीं मिलता है। बट अगर हम देखें जो डेवलप कंट्रीज है, यूएस, दे हैव कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ ऑयल रिसोर्सेज एंड फ्यूल रिसोर्सेज। कनाडा का अपना खुद का ऑयल है। चाइना का अगर देखें तो उसके पास एक्सेस है टू ईरान एंड रशिया। और अगर हम देखें दूसरा और एक कंट्री, अगर डेवलप कंट्री में अगर पकड़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी कोल माइंस हैं। वर्ल्ड्स दे आर दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल इन कुकिंग कोल इन द वर्ल्ड। सो सबके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस है। सो बॉटम लाइन ये है कि जब भी यहाँ पे एफडीआई की जो एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि गोरे का पैसा इंडिया में आ रहा है, बट गोरे के साथ साथ, क्योंकि इंडिया को पैसा चाहिए, तो यहाँ पे गोरे के साथ साथ हमारे पास पैसे के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं। सो इसलिए आपका क्लासिक स्टडी मैं आपको बताऊंगा, अंबानी और अडानी जो है वो क्लासिक स्टडी है। वो किस तरीके से अपना जो है फंड अरेंज कर रहे हैं, वो किस तरीके से फंड अरेंज कर रहे हैं, वो आपका जीसीसी यानी गल्फ की तरफ मूव कर रहे हैं, वो चाइनीज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो अनयूजुअल है। फिर आपका जो रशियन की तरफ मूव कर रहे हैं कि वहां से पैसा है। गल्फ जो है सॉवरेन फंड के माध्यम से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइनीज जो है वो आपका इधर मलेशिया या सिंगापुर के माध्यम से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रशिया जो है दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ इज हैपनिंग है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमें जो गोरा है, मतलब वेस्ट का जो गोरा है, वेस्ट के गोरे का पैसे का उतना अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उनको हमें हमारी जरूरत है, बिकॉज यहाँ से वो ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। उनका खुद का इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, और जितने भी सारे जो पेंशन फंड्स हैं या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या हेज फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जैसे क्रेडिट सूज जो है वो बिक गया है, तो वहाँ पे उनको रिटर्न चाहिए। रिटर्न कहाँ से मिलेगा? इमर्जिंग मार्केट से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा रिटर्न है। और फिर वहाँ के पॉलिटिक्स को भी अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो क्या ही बात है। सो इसलिए वेस्ट का गोरा जो है, कनाडा के सिचुएशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि कनाडा itself वहाँ पे फेयरफैक्स है, कैनेडियन पेंशन फंड है, दे आर इन्वेस्टिंग इंडिया नॉट बिकॉज इंडिया इज ग्रेट, बट दे वांट मोर रिटर्न्स फ्रॉम इंडिया, सिंपल एज दैट। बट इंडिया का अगर हम एक्सेस देखें, वेल्थ का एक्सेस देखें, कैपिटल का एक्सेस देखें, दैट वी हैव एक्सेस टू गल्फ जो है, द नेशंस आर बेसिकली सेइंग दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी, आवर नेशंस मनी इनटू योर कंट्री, विच इज वेरी ग्रेट। चाइनीज जो है वो डायरेक्टली हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रशियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इट शोज दैट हमारे पास जो पहले क्या था कि पहले गोरे के पास ही जाना पड़ता था। इवन अगर स्टार्टअप वर्ल्ड में देखें, गोरे के पास ही जाना पड़ता था। जो वीसीज हैं, जो पीईज हैं, प्राइमरली आपके गोरे हैं, यूएस बेस्ड हैं, तो उनके पास ही जाना पड़ता था, उनके पास से पैसा मांगना पड़ता था। बट अभी जो है आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप गल्फ में जा सकते हैं, सॉवरेन फंड के पास जा सकते हैं, वहां से जो है आप अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आप हमारे देश में इन्वेस्ट करो, आप हमारे कंपनी में जो है इन्वेस्ट करो। और टिपिकली बहुत सारे जो आपका कंपनीज हैं या कंट्रीज हैं, वो आपका सिंगापुर, मॉरिशियस, केमैन आइलैंड या साइप्रस के माध्यम से वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक इश्यूज, बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज, बट मैक्सिमम जो होता है वो है टैक्स इशू। और हमारे देश में, क्योंकि हमारे ऊपर 200 साल तक जो है गोरों ने मतलब राज किया, या मतलब व्हाइट चमड़े ने यानी ब्रिटिश ने राज किया, तो हमारा सिस्टम उन्होंने इस तरीके से तैयार किया। 200 साल तक जब आप गुलामी झेलते हैं तो फिर आपका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उनको इस तरीके से ग्रूमिंग किया जाता है ताकि वो आपके लिए काम करना शुरू करे, आपको जो है वो सुपीरियर मानना शुरू करे। सो ये एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट मैन सिंड्रोम।
व्हाइट मैन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। व्हाइट मैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि गोरा आदमी जो बोलेगा ना हम सुन के बहुत पागल हो जाते हैं। इसलिए आप देखो कि यूट्यूब में एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब में मैं ये रिसेंटली देख रहा हूँ रिएक्शन वीडियोस, ठीक है। रिएक्शन वीडियोस में आपको क्या देखने को मिलता है, कोई गोरा जो है वो यूट्यूब में बैठ के इंडियन वीडियो देखता है और उसका रिएक्शन हम बैठ बैठ के देखते हैं, उसको मिलियन व्यूज देते हैं, उसको हमने मतलब भगवान बना दिया। सो ये गोरा सिंड्रोम जो है डेफिनेटली हमारे रग रग में बैठ चुका है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर गोरा आके बोलता है कि बहुत बढ़िया है, तो फिर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में शायद से बहुत बढ़िया है। सो इज इट गुड बैड, बट इट्स ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड हेल्दी थिंग, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। दिस इज वन थिंग। सो बॉटम लाइन ये आता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो झमेला हो रहा है उससे किसको फायदा है? उससे फायदा टिपिकली किसी को नहीं है। जब भी किसी की मतलब आप भी अगर किसी के साथ मारपीट करते हो ना, आप भी किसी को घूसा मारते हो, तो आपका हाथ भी दर्द करता है, हाथ दर्द करेगा, उसको भी दर्द होगा, दोनों को दर्द होता है। तो उसी तरीके से जब भी कहीं पे भी वॉर होता है, कहीं पे भी कुछ भी झमेला होता है, सो कनाडा के बीच में अगर हम देखें, कनाडा और इंडिया के बीच में जो इशू हो रहा है, कनाडा इशू हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा ज्यादातर जो है वो पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से हो रहा है। यूएस में अगले साल इलेक्शन है, कनाडा में 2025 में इलेक्शन है, फिर इंडिया में भी आपका इलेक्शन है, हर जगह आपका इलेक्शन है। इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लॉबी है, वेस्ट वर्सेस ईस्ट लॉबी, इंडो पैसिफिक जिसको हम कहते हैं, इंडो पैसिफिक जो मूवमेंट है, सो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, जैसे पहले था ना एलाइड एंड एक्सिस, अभी आपको सॉफ्ट एलाइड एंड एक्सिस देखने को मिलेगा। पहले तो क्या था कि सब कोई अपना सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने में अगर वॉर करते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते थे, बट अभी जो है इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है कि मतलब प्रोसेसेस इस तरीके से हो चुके हैं कि आपको एक दूसरे को चाहिए, यू नीड ईच अदर, यू डोंट वांट, यू नीड, आपको चाहिए होगा। जैसे कनाडा नीड्स इंडिया, क्योंकि यहाँ से इंडिया से नियर अबाउट 1 लाख लोग जो है वहाँ पे पीआर लेते हैं, हजारों स्टूडेंट जाते हैं, जो बिलियन नियर अबाउट $30 बिलियन जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करते हैं, चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वो कनाडा को चाहिए, ठीक है। इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को चाहिए भाई हमें एनर्जी रिसोर्सेज सस्ते में चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कनाडा टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमें प्रोवाइड करता है। इंडिया जो है वहाँ पे वो लेबर फोर्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। डेफिनेटली स्टूडेंट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसको जो लेबर चाहिए ना, आदमी चाहिए काम करने के लिए, वो यहाँ से जाता है। सो ये आपका ट्रेड ऑफ होता है। सो कनाडा हैज टू लूज मोर। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो इंडिया डज नॉट हैव मच ऑफ एन इशू। अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर फेयरफैक्स जो है फिर वो मॉरिशस से इन्वेस्ट करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करेगा, वो इधर ना उधर से पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे। वो बोले फॉर एग्जांपल कनाडा अगर बोलता है कि डायरेक्टली आप इंडिया में पैसा नहीं डाल सकते, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो कैनेडियन कंपनीज क्या करेंगे? बंद कर देंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, वो आपका मॉरिशस में आपका ऑफिस खोलेंगे, केमन आइलैंड में खोलेंगे, केमन आइलैंड एक्चुअली पास में है, या फिर आपका आयरलैंड में खोलेंगे, या फिर आपका साइप्रस में खोलेंगे। साइप्रस में खोलने के बाद साइप्रस में पैसा भेजेंगे, साइप्रस से इंडिया में पैसा भेजेंगे, कोई इशू नहीं है। उसी तरीके से जो है मैंने जैसे बताया कि इंडिया में जो एफडीआई फ्लो होता है, इनफ्लो होता है, वो इसी तरीके से काम करता है। सो एफडीआई इनफ्लो में कोई इशू नहीं है, पैसा तो आएगा इंडिया में। सो इंडिया डज नॉट, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, बट कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू इसलिए है क्योंकि अगर वहाँ पे स्टूडेंट जाना बंद कर देते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग देयर आर मोस्टली इंडियंस, पाकिस्तानीज भी हैं वहाँ पे जा रहे हैं, पाकिस्तान भी अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो जहाँ वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, बट मोस्टली इंडियंस ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जब भी हम लोगों को भेजते हैं तो वो पैसा भी लेके जाते हैं वैध अवैध तरीके से, बट वहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑफ द मनी है दैट इंक्रीजेस, लोग जो है स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो आपका जीडीपी जो है वो भी ग्रो करता है, आपका जो आउटपुट है वो भी ग्रो करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इवेंचुअली अगर हम फ्लैटली इस तरीके से देखें तो इंडिया का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट अगर हम इसको और भी थोड़ा सा डीप अगर देखते हैं, सो एलाइड और एक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एलाइड और एक्सेस में क्या था? एलाइड में पहले क्या था? यूएस था, यूरोप था, कनाडा जो है कनाडा है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 5 आई जिसको बोलते हैं ना, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज ऑलरेडी हैं। एक्सेस में अभी क्या होगा, मैं एक्सेस मतलब नहीं बोलना चाहता हूँ। ये दूसरा जो लॉबी है इसमें ऑलरेडी चाइना है, चाइना को इन्होंने, यूएस जो है दे वांट टू कॉर्नर चाइना, यूरोप दे वांट टू कॉर्नर चाइना, और कनाडा ये लोग भी तो फिर आ ही गए हैं कि वी वांट टू कॉर्नर चाइना। इंडिया डज वांट टू कॉर्नर चाइना। फिर यहाँ पे रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, और फिर यहाँ पे इंडिया के आने के चांसेस है। इंडिया जो है वो न्यूट्रल है, टिपिकली क्या है, इंडिया न्यूट्रल है।
साउथ कोरिया न्यूट्रल है, जापान जो है वो न्यूट्रल है। पर जापान को जो है, आपको अगर पता नहीं है, यूएस ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब 2 गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी। और फिर जापान को बेसिकली सरेंडर करने में मजबूर किया था कि दे विल बिकम पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब कभी भी वो हथियार नहीं उठाएंगे, अपना आर्मी नहीं करेंगे। बट जापान जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर बिल्डिंग अप द आर्मी, दे आर स्टार्टिंग टू मेक आर्म्स एंड जापानीज आर एक्चुअली वेरी गुड एट इट। एंड आर्म्स एंड एमुनेशन वो बनाना तैयार करेंगे। साउथ कोरिया भी उसी तरीके से जापान के तरीके से ही हो गया है कि थोड़ा सॉफ्ट है। साउथ कोरिया इज ऑल्सो इम्प्रूविंग इटसेल्फ, क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दे कांट लुक ईच अदर आई टू आई। जानी दुश्मन जिसको हम कहते हैं, जानी दुश्मन है। सो अगेन इसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनका भी कोशिश है, ये जो लॉबी है इसका भी कोशिश है कि साउथ कोरिया को हमारे पास लेके आया जाए। इंडो पैसिफिक जिसको कहते हैं, एसोसिएशन एयरलाइंस जिसको हम कहेंगे, जापान को भी वो लेके आना चाहते हैं, साउथ कोरिया को भी लेके आना चाहते हैं, इंडिया को भी लेके आना चाहते हैं। किसको काउंटर करने के लिए? इन सारे कंट्रीज को काउंटर करने के लिए, इन सारे कंट्रीज को काउंटर करने के लिए। सो अभी जो है, अगर आप एक बंदा अगर खड़े होकर बोलता है कि नहीं भाई, हम जो है इंडिया को दबाना शुरू करेंगे, इंडिया को हम जो है टारगेट करना शुरू करेंगे इंडिया के अगेंस्ट में विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंस, नॉट एलिगेशन, क्रेडिबल एविडेंस अगर हम करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एवरीवन हैज टू स्पीक अप। और जब भी वो स्पीक अप करेंगे, इंडिया विल बिकम वेरी अनॉयड कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप ऐसे ही हम पे मतलब इल्जाम लगा रहे हो, कोई प्रूफ तो दिखाओ। प्रूफ नहीं दिखा पा रहे। सो दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस लॉबी, बिकॉज उनको क्या चाहिए? अपना सॉवरेनिटी चाहिए, अपना सेफगार्ड चाहिए। और फिर आपको पता है गल्फ, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विथ यूएस, कनाडा एंड यूरोप। सो उनका भी जो है, इसलिए आप देखोगे रशिया ने आपका ऑयल आउटपुट काटना शुरू किया है, गल्फ ने यानी ओपेक कंट्रीज ने भी अपना आउटपुट काटना शुरू किया। इसकी वजह से ऑयल जो है अबाउट $95 आपका हो चुका है। ऑयल हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो उससे क्या होगा? यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और यूएस में आपका डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि लोग जो है तंग आके फिर रिवोल्ट करना शुरू करेंगे। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, they have to take a step to make sure that they are able to control। and कंट्रोल कैसे करेंगे? एनर्जी रिसोर्सेज को आपको आइदर ओन करना है या कंट्रोल करना है। फिर आपके पास एनर्जी किसके पास है? रशिया के पास है, वेनेजुएला के पास है, कनाडा के पास है, यूएस के खुद के पास है, और फिर ओपेक के पास। तो फिर वो ओपेक को पुश करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। सो अगर कोई आपको बोलता है, मैंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई इंडिया का बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, सब अपने धंधे के लिए आने वाला है भाई। इंडिया में इसलिए आएंगे क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न चाहिए, हमें उनका पैसा चाहिए, उनको हमसे रिटर्न चाहिए, सिंपल एज दैट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरे को देखने को मिला है। और अगर आपको ट्रेड भी अगर आपको देखने को मिलेगा, कनेडियन इंपोर्ट्स, कनेडियन एक्सपोर्ट्स, ये सारे जो डेटा है, मैं डेटा के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, इस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स इट। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। और अभी जो है नेक्स्ट 2-3 साल तक, अंटिल 2025 या 2026, जब तक कनाडा में गवर्नमेंट चेंज नहीं होता है, पॉलिसी चेंज नहीं होती है, तब तक जो है कनाडा के साथ तो रिलेशन उतना नॉर्मल होने के चांसेस अभी तक तो नहीं है। पर यूएस विल ट्राई टू नेगोशिएट, बट यूएस का जैसे मैंने बताया कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही चेंज होता है, मतलब इसी तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो काम करता है। और इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट जो मूव करेगा। एंड यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्ट इनटू इट एंड मेक मनी। सो अगर चाइना रशिया के पास आता है, क्योंकि इंडिया को भी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को भी चाहिए एनर्जी। चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करता है, रशिया जो है वो ऑयल प्रोवाइड करता है, गल्फ जो है ऑयल प्रोवाइड करता है, और गल्फ के पास पैसा भी है जो वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल ये जो पूरा लॉबी है, अगर हम देखें गल्फ एंड हमारा ये जो लॉबी मैंने लिखा हुआ है, इनके साथ अगर इंडिया रहता है, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल कंपेयर टू यूएस। बट यूएस जो है वो हमारे इंडियन आईटी मार्केट, फार्मा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस जो है जैसे चाइना को बंद नहीं कर सकता क्योंकि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होकर आता है, उसी तरीके से वो इंडिया को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आईटी सर्विसेज और आपके डॉक्टर्स बहुत सारे आप वहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल मिलता है, वो बंद नहीं कर सकते बिकॉज दे नीड अस। सो दैट्स एन एडवांटेज। सो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो एलाइड जो ग्रुप है दैट अपीयर्स टू बी वीक, बट आपको नहीं पता कि इंडिया में अगर न्यूक्लियर बम मारते हैं तो डेफिनेटली एवरीथिंग चेंजेस। सो उतना लेवल पे एक्सकेलेट होना नहीं चाहिए, बिकॉज वंस people start shooting or start using violence, there is no end to violence. So we have to be aware of it. हमें सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। This is how it works. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा फीडबैक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।